हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। देखिए, बल को जो है इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। फोर्स ज़्यादा समझ में आता है ना, मतलब इसको ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना चखा है और ना ही महसूस किया है। हाँ, लेकिन इसका जो होने वाला प्रभाव होता है उसको हमने ज़रूर महसूस किया है। तो आखिर बल कहते किसे हैं? देखिए, मैं इसमें से पहले ये सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, कई बार पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूँगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो बल हम किसे कह सकते हैं? जैसे कि खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सारे के सारे बल हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बल हैं? तो देखिए, कोई भी वस्तु होती है वो अपनी विराम अवस्था में होती है। विराम अवस्था मतलब उसकी रुकी हुई अवस्था। जब हम उसको धकेलते हैं, खींचते हैं, ड्रॉर, जैसे कि ये ड्रॉर, ये बच्चा ट्रॉली को धकेल रहा है, या फिर ये लड़की जो है इस बॉल को किक मार रही है, तो वस्तु जो है वो गति में आ जाती है ना। जैसे कि वो ट्रॉली जो है वो चल रही है, मतलब वो गति कर रही है। बॉल जो है यहाँ से खिसक के दूसरी जगह चली जाएगी, मतलब वो गति कर रही है। तो कोई भी चीज़ खिसकाना हो, धकेलना हो, धक्का लगाना हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर वो चीज़ गति कर रही है या फिर शेप बदल रही है तो उस पर जो लग रहा है, ठीक है, वो बल कहलाएगा। जैसे कि ये स्प्रिंग, अगर हम इस पर दोनों तरफ से बल लगाते हैं, मतलब ताकत लगाते हैं, तो क्या होगा? ये फैल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये बॉल जो है, अगर हम इसमें दोनों तरफ से बल लगाएंगे तो क्या होगा? ये पिचक जाएगी। वैसे आप इसे अपने फ्रेंड पे भी यूज़ करके देख सकते हैं बल को। आप अपने फ्रेंड को पीछे से एक ज़ोर का धक्का मारिएगा, ठीक है, उसके ऊपर बल लगेगा और फिर वो आपके ऊपर जो है ना डबल बल लगाएगा, शायद 3-4 घूसे और 2-4 थप्पड़ भी मार दे, ठीक है, तो वो भी बल ही होगा। तो ये तो हो गई मजाक की बात। अब हम आते हैं 9.1 पे। तो बल जो है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला जिसमें होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो इसको हम आसान से शब्दों में समझते हैं कि संतुलित बल जो है वह बल होता है जिसमें बल दोनों तरफ से लगाया जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, घर में से उठा के कोई डब्बा, ठीक है, मोबाइल चार्जर या फिर मोबाइल पेन, जो भी आपके हाथ में हो, ठीक है, आप उसको ले लीजिए और उसको दोनों तरफ से धक्का लगाइए, मतलब इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से उसमें बल लगाइए, उंगली से, हाथ से, ठीक है, या किसी और चीज़ से, दोनों तरफ से आप उसको बल लगाइए। तो वो वस्तु ना तो इधर खिसकेगी और ना ही इधर खिसकेगी, दोनों में से कहीं पर भी नहीं खिसकेगी, मतलब वस्तु एक जगह स्थिर रहेगी। तो दोनों तरफ से जो समान बल लगता है उसको हम कहते हैं संतुलित बल। अब दूसरा हमारा आता है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल में क्या होता है कि बल सिर्फ एक तरफ से लगाया जाता है और उससे क्या होता है, वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है। जैसे कि आप कोई डिब्बी, माचिस की डिब्बी या फिर अपना पिलो ही ले लीजिए, ठीक है, आप क्या करिए, उस पर धक्का मारिए, तो क्या होगा? पिलो की जो है वो अवस्था चेंज हो जाएगी। वो जिस अवस्था में पड़ा हुआ था उस अवस्था से हटकर दूसरी अवस्था में चला जाएगा, मतलब दूसरी दुनिया में नहीं पहुंच जाएगा, दूसरी अवस्था में चला जाएगा, मतलब कुछ दूरी पे चला जाएगा, या उसकी जो वो है पोजीशन वो चेंज हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम बल को ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होता है, वस्तु टूट भी जाती है, उसकी शेप, उसका आकार जो है वो भी बदल जाता है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा गला ख़राब है, मुझे ज़ुकाम हुआ है, इसलिए मैं इतने दिनों से वीडियो भी नहीं बना रही थी, तो इसलिए आपको इतनी बेसुरी आवाज़ जो है सुननी पड़ रही है। अब आपको बल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे गति के 3 नियम के बारे में, जो कि पहले गैलीलियो ने मतलब उसके बारे में बताया और फिर आगे चल के न्यूटन वैज्ञानिक है न्यूटन, उन्होंने इनके 3 नियम बना दिए, ठीक है, गति के 3 नियम। जिसमें से पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु जो है गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने को जड़त्व कहते हैं। तो ये गति का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें गति आती है तो वो उस गति का विरोध करती है, मतलब वो अपनी पहली स्थिति को बनाए रखना चाहती है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों को हम जानते ही हैं। जब हम सीट पे बैठे हुए होते हैं या फिर हम बस में खड़े हुए होते हैं तो क्या होता है, जब एकदम ब्रेक लगते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम आगे की तरफ जाती है ना। आपने महसूस किया होगा, बस में तो आप सब गए ही होंगे,
स्कूल या फिर कभी कार में तो बैठे ही होंगे, ठीक है, या किसी भी गाड़ी में जब एकदम से जो ब्रेक लगता है उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है एकदम आगे की तरफ जाती है और कई बार तो इतनी तेज़ लगती है कि आगे वाली जो सीट या जो भी हमारे सामने सामान रखा हुआ वो सर से टकरा जाता है या हमारी बॉडी से टकरा जाता है और हमें चोट भी लग सकती है। इसलिए क्या होता है, सीट बेल्ट जो है, पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो सीट बेल्ट बांधने के लिए बोलती है ताकि जो है चोट ना लगे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उस टाइम विराम अवस्था में होता है जड़त्व के कारण। हमारा शरीर जड़त्व में होता है, मतलब जमा हुआ बैठा रहता है, और गाड़ी जो है वो गति की अवस्था में होती है। तो जैसे ही ब्रेक लगते हैं हमारा जो शरीर है वो विरोध करता है गति की अवस्था का, क्योंकि गाड़ी तो गति की अवस्था में होती है ना, और जड़त्व के कारण हम तो वहीं बने रहते हैं, लेकिन गति होने के कारण हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ जाता है। और ऐसा ही बस में होता है कि हमारे जो पैर हैं बस में, ठीक है, हमारे जो पैर हैं वो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहते हैं, वो तो गति में आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला शरीर है वो क्या होता है, वो जड़त्व में रहता है, वो सीधा रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पैर तो वहीं रहते हैं लेकिन हम एकदम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो दूसरा कोई भी बाहर का बल अगर किसी वस्तु पे लगता है तो वो वस्तु उस बल का विरोध करती है, ठीक है, अपनी अवस्था को वैसे ही बनाए रखना चाहती है। आई होप अब आपको गति का पहला नियम समझ में आ गया होगा, और गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें वस्तु जो है जड़त्व को बनाए रखना चाहती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, तो आप बता देना, ठीक है। एक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता, ठीक है। कोई भी वस्तु हो, जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो विराम अवस्था में ही रहेगी। लेकिन बल कौन सा लगाना है, असंतुलित बल। अगर दोनों तरफ से संतुलित बल लगाएंगे तो वस्तु वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि हम जड़त्व के नियम को इस कैरम बोर्ड से भी देख सकते हैं। ऐसा होता है ना, हम गोटी के ऊपर गोटी, बहुत सारी गोटियां रख देते हैं, आपने भी ऐसे करके देखा होगा, और जब स्टिकर को एकदम से ऐसे मारते हैं नीचे वाली गोटी पर तो नीचे वाली गोटी तो निकल जाती है और बाकी सारी गोटी फिर से वहीं पर आके टिक जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जड़त्व के कारण होता है कि नीचे वाली जो गोटी होती है वो तो गति की अवस्था में आ जाती है क्योंकि उस पर बाहर से बल लगाया गया है, किसके द्वारा, स्टिकर के द्वारा। और ऊपर की जो गोटियां होती हैं वो जड़त्व के कारण अपनी जगह बनाए रखती हैं, वो उस बल का विरोध करती हैं, तो वो वहीं की वहीं जमी बैठी रहती हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये ग्लास वाला। ये ग्लास के ऊपर सिक्का रखा हुआ है और ये जो पेपर है, पेपर पे कुछ इस तरीके से मारना है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो पेपर तो उड़ के दूसरी तरफ चला जाएगा और क्या होगा, सिक्का जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो सिक्का उड़ के क्यों नहीं गया, क्योंकि सिक्का जो है वो गति में नहीं आया, उसने अपना जड़त्व जो है बनाए रखा। यहाँ पे गति का पहला नियम जो है लगता है, ठीक है, गति का पहला नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। तो उसने अपना जड़त्व बनाए रखा और जो कागज़ था वो गति की अवस्था में था, वो भग गया उड़ के और वहाँ पे सिक्का रह गया ग्लास के अंदर। तो अब आपको पूरा का पूरा ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व तथा द्रव्यमान कि ये जड़त्व और द्रव्यमान है क्या। तो अभी तक दिए गए उदाहरणों से आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो जड़त्व होता है क्या वो सभी चीज़ों में समान होता है। मान लीजिए कि जो लाल किले का जड़त्व है वो आपके मोबाइल के जड़त्व के बराबर है क्या। लाल किले को आप धक्का लगाएंगे तो वो जाके जो है वहाँ पे चला जाएगा ताजमहल के पास, नहीं ना। लेकिन आप अपने मोबाइल को धक्का लगाएंगे तो शायद वो दूर जाके पड़े। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, मतलब उसका जो भार होता है, उसका जो वज़न होता है, वज़न के हिसाब से ही जड़त्व भी होता है। मतलब जितनी ज़्यादा भारी और बड़ी वस्तु होगी उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी कम हल्की वस्तु होगी उसका वज़न कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, तो उसका जड़त्व भी कम होगा। इसमें बस यही बताया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गति का द्वितीय नियम, मतलब दूसरा नियम। तो गति का पहला नियम तो ये बताता है कि जब कोई असंतुलित बल, मतलब कोई बाहर का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे कि वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। तो ये भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आपको ये नियम भी समझ में आ जाएगा।
अगर आप देखें कि जो टेबल टेनिस खेलते हैं, अगर टेबल टेनिस की बॉल किसी को लग जाए तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्रिकेट जब खेलते हैं, वो बॉल अगर किसी व्यक्ति को जाके लग जाए, हवा में से उड़ के किसी के सर पे जाके लग जाए तो सर फाड़ देगी, या फिर हाथ पैर में कहीं लग जाए तो शायद हड्डी भी तोड़ दे, ठीक है। तो दुर्घटना हो सकती है उससे। ऐसे ही अगर कोई ट्रक खड़ा हुआ है और उससे कोई आदमी टकरा जाता है ट्रक से, तो चोट लग जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 5 मीटर पर सेकंड जैसी धीमी गति से, मतलब बिल्कुल कम स्पीड से भी कोई ट्रक जा रहा है और रास्ते में कोई जाता हुआ व्यक्ति उस ट्रक से टकरा जाता है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो सकती है, मतलब वो मर भी सकता है, घायल तो हो ही जाएगा, मर भी सकता है। ऐसे ही एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु, मतलब एक छोटी सी गोली, बंदूक की जो गोली होती है, उसका वजन कितना छोटा होता है। अगर उसे बंदूक से एक तीव्र वेग से छोड़ा जाता है, मतलब एक स्पीड से जब उसको छोड़ा जाता है, तो वो किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकती है, उसको मार सकती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि एक छोटी सी गोली किसी की मृत्यु कर सकती है, कब? जब उसको तीव्र गति से छोड़ा जाता है, मतलब तीव्र वेग से छोड़ा जाता है, तेज वेग से उसको एकदम छोड़ा जाता है। तो इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव, वस्तु का जो प्रभाव होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु कितनी बड़ी है, उसका भार क्या है और उसका वेग क्या है, ठीक है। उसकी जो दिशा है, उसकी जो गति है, और गति जो उसकी परिवर्तन हो रही है यानी कि वेग, ये सब क्या है। तो ये सब जो है उस वस्तु का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी के ऊपर या किसी वस्तु पर, ये वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु, उसका क्या प्रभाव होगा वह उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है जिसको हम संवेग कहते हैं। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। न्यूटन ने बनाया था संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग, जिसे हम इंग्लिश में p मानते हैं और द्रव्यमान को हम m मानते हैं। तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया था कि p इज इक्वल टू होता है mv। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब होता है अंतिम वेग, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो p मतलब है संवेग, तो संवेग बराबर होता है m मतलब क्या है? द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग, ठीक है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी वही दिशा होती है जो वेग की होती है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। तो इसको भी हम जो है, इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, इसका एक फॉर्मूला है जहाँ पे हमें पता है कि m मतलब द्रव्यमान होता है, u मतलब प्रारंभिक वेग होता है, t मतलब समय होता है, टाइम, और f मीन्स फोर्स, जिसको हम हिंदी में बल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बल कहते हैं। तो और p मतलब होता है संवेग। इस फॉर्मूले को हम लिख कर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संवेग में परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में फोर्स और हिंदी में बल कहते हैं। तो उसकी जगह हम F भी लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं संवेग में परिवर्तन, और ये समानुपात का निशान होता है, जो कि समानुपात होती है P2 माइनस P1 के, ये समानुपात का निशान है, ठीक है। तो ये P2 जो है, P2 का भी एक फॉर्मूला होता है, P2 इज इक्वल टू होता है M गुणा में V, ठीक है, और P1 होता है M गुणा में U। तो m द्रव्यमान है और v आप जानते हैं अंतिम वेग है, और m यहाँ पे भी द्रव्यमान और u प्रारंभिक वेग। तो हम यहाँ p2 की जगह ये लिख सकते हैं mv, क्योंकि p2 बराबर mv है, और p1 की जगह हम लिख सकते हैं mu। समानुपात का निशान लगाएंगे, इन दोनों में से m कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा v माइनस u, ठीक है। अब समानुपात का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे m v माइनस u अपॉन में t।
फिर से अब देखिए यहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब इसको जगह हम फोर्स भी लिख सकते हैं, एफ मतलब बल, तो m लिखेंगे और ये v माइनस यू अपॉन में जो t है ये जो है त्वरण का फॉर्मूला होता है, a इज़ इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन में t, तो हम इस पूरे की जगह a लिख सकते हैं। और ये जो समानुपात का निशान है, इस निशान को अगर हम बराबर के निशान में बदलेंगे तो हमें यहाँ पे k लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो m a और k की वैल्यू क्योंकि 1 होती है और 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो फोर्स हमारा m a हो जाएगा, जहाँ पे m हमारा द्रव्यमान है और a हमारा त्वरण है। तो बल इज़ इक्वल टू हो गया द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बल को नापने की जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इतना बड़ा लिखने की जगह हम इसको न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये न्यूटन बाबा ने बनाया था, न्यूटन वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम भी न्यूटन ही रख दिया। अभी तक हम गति के दूसरे नियम के बारे में ही पढ़ रहे हैं और ये गति का दूसरा नियम जो है हम इसको डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा, उसमें जो खिलाड़ी होता है जब वो गेंद को कैच करता है, जो बॉल होती है उसको कैच करता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ एकदम तेज़ी से पीछे की तरफ लेके जाता है। ऐसा नहीं होता ना, एक ही जगह बुत बन के खड़ा हो जाता है और बॉल को वहीं के वहीं कैच कर लेता है, एकदम लेके नीचे की तरफ जाता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे पिक में देखिए, ये कुछ इस तरीके से बॉल लेता है और फिर एकदम से ऐसे घुटनों की तरफ नीचे की तरफ लेके जाता है अपने आप। वो जानबूझ के लेके जाता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब बॉल ही ऐसा कर देती है। वो चाहे तो हाथों को कड़क करके वहीं पे खड़ा हो जाए और बॉल को वहीं पे कैच करने की कोशिश करे। उससे क्या होगा कि बॉल की जो पावर है वो पूरी की पूरी हाथों को चोट पहुंचा सकती है। तो वो एकदम जो है बॉल को नीचे क्यों लेके जाता है, यहाँ पर गति का दूसरा नियम अप्लाई होता है, ठीक है। गति का द्वितीय नियम यहाँ पर लगता है। वो क्या होता है, इस प्रकार तेज़ गति से आ रही गेंद का प्रभाव जो है वो हाथ पे कम पड़े, उसकी जो पावर है वो हाथ पे कम पड़े। अगर गेंद को अचानक से रोका जाएगा तो जो तीव्र गति से जो गेंद आ रही है उसका वेग बहुत ही कम समय में शून्य होता है और सारा का सारा क्या होगा, वो हाथ पे लग जाएगी। उसकी जो पावर है गेंद की, जो इतनी तेज़ी से आ रही है, और हाथ पे चोट लग जाएगी। और जब खिलाड़ी हाथ पीछे की ओर खींचता है गेंद को लेके, तो क्या होता है, उसका वेग जो है शून्य होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे कि धीरे धीरे बॉल की स्पीड रुक जाती है और हाथ में जो है चोट लगने की संभावना कम रहती है, इसलिए वो ऐसा करता है। तो यहाँ पे गति का दूसरा नियम लगता है। अब गति का तीसरा नियम और आगे का चैप्टर हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।